हेलो एवरीवन, मैं हूँ लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का 8 चैप्टर विटल विलेज थ्राइविंग टाउन मतलब संपन्न गांव और शहर। प्रभाकर एट द ब्लैक स्मिथ शॉप। देखिए, प्रभाकर जब लोहार की दुकान पर जाता है, प्रभाकर बैठता है और देखता है ब्लैक स्मिथ्स की लोकल शॉप को। उसने देखा कि एक स्मॉल से बेंच में कुछ आयरन के टूल्स रखे हैं, जैसे कुल्हाड़ी और भी कई सारे सामान रखे हैं रेडी फॉर सेल, जो कि बेचने के लिए रखे हैं। और वहीं भट्टी जल रही है और दो लोग उस भट्टी पर काम कर रहे हैं। कोई लोहे को पीट रहा है, कोई आग से काम कर रहा है। और ये देखता है यहाँ पे बहुत गर्मी और बहुत शोर है। ये देख के बहुत फैसिनेटिंग होता है और उसको थोड़ा सा वहाँ पर अच्छा लगता है। देखिए, इस चैप्टर में हम लोहे और टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। अब देखिए, आयरन का लोहे का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में कैसे हुआ, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। उसके आगे का दिया हुआ है कि देखिए, आज जो आयरन है वो हमारी डेली रूटीन की लाइफ का पार्ट बन चुका है। आज हम आयरन को डेली यूज़ कर रहे हैं और इसकी शुरुआत लगभग लगभग 3000 साल पहले से हो चुकी थी। जैसे आयरन के टूल्स हैं, जो हमने पढ़ा है कि लास्ट चैप्टर में कि कुछ मुर्दों के साथ भी आयरन के टूल्स मिले हैं। जो रिचुअल्स थे पहले के मुर्दों के साथ, कुछ आयरन के टूल्स वगैरह जैसे सोने के जेवर, उनके साथ भी गाड़ दिया जाता था। लगभग 2500 साल पहले एविडेंस मिले हैं कि अब लोहे का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा था, जिससे जो लकड़ी काटने के काम आता था। और आयरन प्लग शेयर, मतलब अब जो प्लग हैं पहले लकड़ी के हुआ करते थे। देखिए, ये वाले जो आयरन हैं, ये प्लग है, ये पहले लकड़ी के हुआ करते थे। अब फिर ये आयरन का इस्तेमाल होने लगा और धीरे धीरे इससे इंक्रीज प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का काफ़ी इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन। और अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, और इसमें देखिए जैसे एक राजा के बिना मतलब वो राज्य अधूरा है। मतलब एक राजा के बिना वो अपन उस राज्य का मतलब बर्बाद है फिर वो राज्य। उसी तरीके से विदाउट टूल्स ट्री प्लांटेशन इरिगेशन इम्पॉसिबल है। उसको अगर आ, मतलब इनका इस्तेमाल ना हो, इन टूल्स का, तो खेती करना भी बेकार है। और अभी हम देख रहे हैं इसमें एग्रीकल्चर में काफ़ी इंप्रूवमेंट आए हैं। जैसे कैनल्स बनाए, वेल्स बनाए, टैंक्स बनाए और आर्टिफिशियल लेक्स बनाई है हमने अपनी खेती को इम्प्रूव करने के लिए। हु लिव्ड इन विलेज। अब देखिए, गांव में कौन लोग रहते हैं। देखिए, लगभग यहाँ पर लगभग 3 टाइप के लोग रहते हैं, जो कि सदर्न पार्ट में और नॉर्दर्न पार्ट में, मतलब सदर्न पार्ट और नॉर्दर्न पार्ट में 3 टाइप्स के लोग रहते हैं गाँव में। देखिए, इन तमिल मतलब तमिल में जो लार्ज लैंड ओनर है, मतलब जिसके पास बहुत सारी ज़मीन है, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, उसे वेलर कहते हैं। और जो ऑर्डिनरी प्लग मैन है, जो मतलब सामान्य किसान है, उन्हें उज़हवर कहते हैं। जो सामान्य किसान है नॉर्मली उन्हें उज़हवर कहते हैं। और जो लैंडलेस लेबर है, मतलब जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, ये मतलब जो स्लेव हैं या मतलब दास हैं जो दूसरों के यहाँ काम करते हैं, उन्हें कदाशियार और अद्यमई कहते हैं। और इन नॉर्दर्न पार्ट, मतलब नॉर्दर्न पार्ट में जो विलेज का जो हेडमैन होता है, उसको ग्राम भो जाका, उसे ग्राम भो जाका कहते हैं। और लगभग ये सेम फैमिली से होते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। द पोस्ट वॉज हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब होता है मतलब पहले एक लड़का आ गया, फिर उसका बच्चा बनेगा वहाँ का हेड, फिर उसका बच्चा बनेगा, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, उसे कहते हैं हेरिडिटी। ग्राम भुजा का वो मतलब ग्राम भुजा का वो होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती है, मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है वो ग्राम भुजा का बनेगा। और लगभग इनकी ज़मीन पर ज़्यादातर दास और दासियाँ ही काम करती हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा मतलब उसके पास पावर तो थी, मतलब वो गांव का हेड था। जैसे अभी गांव में सरपंच होते हैं, तो उस टाइम पे ग्राम भुजाका था। और वो वहाँ पर जो भी कुछ गड़बड़े फंक्शन है, और वो जज का भी काम करता था, जजमेंटल, और पुलिस का भी काम वही करता था। मतलब कुछ किसी ने चोरी कर ली तो उसको सज़ा देना,
कोई समस्या आ गई तो उसका सॉल्यूशन करना है, तो ग्राम भुजाका का ही काम होता था। अपार्ट फ्रॉम ग्राम भुजाका, मतलब ग्राम भुजाका के अलावा जो इंडिपेंडेंट फार्मर है, मतलब जो और फार्मर है, उन्हें गृहपतिस कहते थे। और ये मतलब जो स्मॉल लैंड ओनर थे, उन्हें गृहपतिस कहते थे। और जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, मतलब जो जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं, उसे दास कर्माकार कहते थे, जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन ना हो। और इसके अलावा भी गांव में बहुत लोग रहते थे, जैसे क्राफ्ट पर्सन, ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर भी लोग रहते थे। द अर्लीस्ट कंपोजिशन, देखिए तमिल कंपोजिशन अर्ली, देखिए एक संगम लिटरेचर है जिसको लगभग लगभग 2300 साल पहले लिखा था, जो तमिल भाषा में लिखा हुआ था। अब जो तमिल भाषा में जो लिखा है लिटरेचर, उसे संगम क्यों कहते हैं? देखिए जो कवि सम्मेलन होता है साउथ के मदुरई में, एक कवि सम्मेलन होता है, तो जो उस सम्मेलन को संगम कहा जाता है। तो उसको जो कंपाइल करके उसको कंपाइल कराए, तो उसी कंपोज को संगम कहते हैं। देखिए ये संगम लिटरेचर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे कॉम्पिटेटिव में आता है। ये पूछा जाता है संगम लिटरेचर किस भाषा से रिलेटेड है, तमिल भाषा से, कन्नड़ भाषा से, मलयालम भाषा से, या फिर बंगाली भाषा से, या फिर तेलुगु भाषा से रिलेटेड है। तो संगम लिटरेचर तमिल भाषा से संबंधित है। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज़, स्टोरीज, ट्रेवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कोलॉजी। अब देखिए सिटीज़ और मतलब सिटीज़, उनकी स्टोरीज़ क्या है, ट्रैवलर कोई आता था तो वो भी अपनी कुछ एक्सपीरियंस बताता था। स्कल्पचर और आर्कियोलॉजी, तो इनके बेसिस पे अब इसकी हिस्ट्री क्या है। देखिए हम सब ने जटाका के बारे में ज़रूर सुना है। जटाका क्या है? देखिए जटाका एक कंपोस्ट किया गया एक सामान्य आदमी आदमी के द्वारा ही ये है, मतलब एक ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा। बट इसको रिटन डाउन, मतलब लिखा किसने है? इसको लिखा है जटाका को बुद्धिस्ट मॉन्क ने, और इसको प्रिजर्व भी उसी बुद्धिस्ट मॉन्क ने ही किया है। अब देखिए जटाका स्टोरीज में क्या है, एक उसमें बताया गया है कि कैसे एक गरीब इंसान, मतलब गरीब इंसान धीरे धीरे अमीर बनता है। ये देखिए इस येलो बॉक्स में जटाका की एक स्टोरी दी हुई है कि कैसे एक गरीब इंसान अमीर बनता है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए और जो एविडेंस मिलते हैं स्कल्पचर के थ्रू, तो उसमें ये बताया गया है कि कैसे उसमें पत्थरों पे नक्काशियाँ करके ये बताया गया है कि कैसे लोग बाग पहले गांव में रहते थे, शहर में रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे। मतलब ये किसी लिखित रूप में नहीं है, ये मतलब बहुत टफ होता है कि पत्थर पे नक्काशी करके ये शो करना। और ये काफ़ी सारे स्कल्पचर हमें पिलर्स में देखने को मिल जाते हैं, रेलिंग में देखने को मिल जाते हैं, जो गेट पे वो बिल्डिंग, मतलब बड़ी बड़ी जो पुराने ज़माने के राजा महाराजा को गेट होते थे, वहाँ देखने को मिल जाता है। और लगभग 2500 साल पहले जो शहरों को डेवलप हुआ था, जिसके बारे में हमने महाजनपथस के बारे में ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 में पढ़ रखा है, जहाँ पर इन्होंने मैसिव फोर्टिफाइड वेल का मतलब क्या होता है? महलों की जो बाउंड्री होती है, जो 10-10 20-20 फीट लंबी लंबी जो बाउंड्री वॉल होती है, तो उसको फोर्टिफाइड वॉल कहते हैं, प्रोटेक्शन के लिए जो बनाते हैं। देखिए आर्कोलॉजिस्ट ने पाया कि यहाँ पर कुछ सिस्टमेटिक तरीके से रिंग वेल बनाई गई हैं। रिंग वेल क्या होती है? जहाँ पे ना टॉयलेट और ड्रेनेज का पानी यूज़ हो रहा है। और हर चीज़ की आर्कोलॉजिस्ट ने खोज कर ली, हार्डली ही कुछ बचा है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो वुडन हैं, जो वक्त के साथ डिमोलिश हो गई हैं, जो नहीं मिल पाई। और अनादर एक और रास्ता है देखने का, वो है जैसे कोई व्यक्ति ट्रैवलर आता था, तो वो उस मतलब वहाँ के अपने कल्चर के हिसाब से और यहाँ के कल्चर के हिसाब से चीज़ें अलग होती थी। तो उसने कुछ अपने एक्सपीरियंस लिखे हैं, तो उसके बेसिस पर भी ये मतलब बताया जा सकता है। देखिए भरूच का एक ट्रैवलर था जो बिज़नेस के लिए आता था, तो उसकी एक स्टोरी दी हुई है, जो भी मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़रूरी नहीं है। देखिए कॉइन्स, अब कॉइन्स के बारे में क्या पता चलता है? देखिए हमने पढ़ा है कि कॉइन्स ही एक शो थे जो मतलब वेल्थनेस को दिखाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को थाउजेंड्स ऑफ टाइप के कॉइन्स मिले हैं, जो लगभग 500 साल, मतलब 500 साल पुराने हैं।
जिसमें ये देखिए नीचे कॉइन्स बने हुए हैं। देखिए एक संगम लिटरेचर की पोएम है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Cities with many functions. Very often a single town was important for a variety of reason. देखिए कोई शहर होता है वो फेमस होता है तो उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे कोई इंसान होता है, कोई व्यक्ति होता है, वो फेमस होता है तो उसके पीछे कुछ उसके कर्म होते हैं, उसके कारण होते हैं, एक कुछ रीजंस होते हैं। उसी तरह से कुछ शहर होते हैं जो फेमस होते हैं, जैसे कि मथुरा। इसमें मथुरा के बारे में दिया है, मथुरा की क्या क्वालिटीज़ हैं, मथुरा क्यों फेमस है ना। देखिए मथुरा काफ़ी काफ़ी साल से फेमस है, क्यों? क्योंकि टू मेजर रूट हैं वहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए, एक नॉर्थ वेस्ट से है और एक नॉर्थ टू साउथ है। और उसका जो फोर्टिफिकेशन सिस्टम है मथुरा का, मतलब चारों तरफ फोर्टिफिकेशन एरिया, मतलब पूरी पूरी तरीके से वो एक किलाबंदी टाइप में फोर्टिफिकेशन है जो इसको और स्पेशल बनाता है। मथुरा का सेंटर, और जो मथुरा में और बहुत स्कल्पचर वाला सेंटर है वहाँ वो मथुरा का, कई सारे स्कल्पचर मथुरा में पाए जाते हैं। और लगभग लगभग 2000 साल पहले मथुरा सेकंड कैपिटल थी कुशांस की। मतलब कुशांस की सेकंड कैपिटल थी, जिसके बारे में हम चैप्टर 9th में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मथुरा एक रिलीजियस प्लेस भी है, बुद्धिस्ट का और जैनिज़्म का। और मथुरा कृष्णा के लिए, लॉर्ड कृष्ण जी के लिए काफ़ी मतलब फेमस है मथुरा, वृंदावन। और सेवरल इंस्क्रिप्शन, मतलब कई सारे इंस्क्रिप्शन मथुरा में पाए जाते हैं। देखिए जनरली शॉर्ट इंस्क्रिप्शन भी मथुरा में पाए गए हैं जो मोनास्ट्रीज और श्रीन्स में हैं। जिनको आमतौर पर राजा रानी या आम लोग गिफ्ट किया करते थे। और ये मथुरा, और ये इंस्क्रिप्शन के थ्रू ये मेंशन है मथुरा में कि वहाँ ब्लैक स्मिथ के बारे में बताया गया है, वीवर के बारे में बताया गया है। वीवर मतलब बुनकर होता है, बास्केट्स मेकर जो बास्केट्स बनाते हैं, तो इन सब के बारे में उन इंस्क्रिप्शन में भी बताया गया है। क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन्स। देखिए आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं, कुछ फाइन पोइट्री मिले, मतलब कुछ घड़े मिले हैं जो NBPW मतलब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से उन्हें जाना जाता था। अब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से क्यों जाना जाता था? क्योंकि वो नॉर्दर्न पार्ट में पाए जाते थे, मतलब नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे। और लेकिन कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिली, मतलब वो समय के साथ सर्वाइव नहीं कर पाए। बट हमें ये पता चला है टेक्स्ट के द्वारा कि एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था कपड़ों के लिए, जैसे कि वाराणसी नॉर्थ में और मदुरई साउथ में। और यहाँ पे बोथ आदमी और महिलाएं दोनों ही काम किया करते थे। और मैनी क्राफ्ट पर्सन्स, देखिए कई सारे क्राफ्ट पर्सन हैं जो एक एसोसिएशन थी मर्चेंट की, मतलब जो बिजनेसमैन थे उनकी एसोसिएशन थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, जिनका नाम था श्रेनिस। उनकी जो टीम थी, उनका जो ग्रुप था श्रेनिस। अब ये की काम क्या करता था, ये मर्चेंट्स को, वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता था, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता था, है ना, फिनिश्ड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करता था। मतलब एक प्रकार से ये, मतलब ये उनकी देख रेख के लिए ऑर्गेनाइजेशन थी। श्रीन ऑल्सो सर्व एज बैंक, मतलब उसका जो कुछ काम थे वो बैंक की तरह भी काम थे। जैसे क्या करती थी, राजा रानी अमीर लोगों से डिपॉजिट लेती थी, उन्हें इन्वेस्ट करती थी, और जो प्रॉफिट का जो पैसा मिलता था उसको कुछ धार्मिक कामों में लगाती थी। और अ क्लोजर लुक ऑफ अरिक्का मेदू। अब देखिए अरिक्का मेदू क्या है। देखिए लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिक्का मेदू एक कोस्टल एरिया है जहाँ पे शिप आते थे, और जहाँ और शिपों से सामान उतारा जाता था और उन पर चढ़ाया जाता था। और अरिक्का मेदू में मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर मिले। ब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े, मतलब एक गोडाउन टाइप में मिले, वेयर हाउस टाइप में मिले, जहाँ ऐसा माना जाता था कि वो लोग मतलब अपना स्टॉक्स वगैरह रखते होंगे। और कई सारी पोइट्री मिली, वो पोट पोट मिले हैं जिन्हें अपन रेड पोट मिले हैं, जिन्हें एरेटेन के नाम से जानते हैं, जो कि नाम है एक सिटी, इटली के शहर का। कुछ स्टैम्प मिले हैं, कुछ लोकल रो मतलब पोर्ट मिले हैं जिन्हें यहीं
इंडिया में ही बनाया गया था, बट वो ऐसा देखकर लगता है कि वो रोमन मतलब रोमेनियन डिज़ाइन के रूप में है, मतलब रोमेनियन है, लेकिन वो बनाया उन्हें भारत में ही गया था। कुछ स्मॉल टैंक मिले हैं, कुछ स्मॉल टैंक मिले हैं जहाँ ऐसा माना जाता है आर्कियोलॉजिस्ट को कि वहाँ पे कपड़ों को रंगा जाता था, मतलब कुछ छोटे छोटे पॉट्स मिले हैं जहाँ पे कपड़े कलर किए जाते थे, और कुछ सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी मिले हैं। देखिए यहाँ पे तमिल और ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन मिले हैं स्मॉल पीसेस में, जिसको ब्रह्मी भाषा के मतलब स्टोन्स पे मिले हैं, कुछ पोर्ट्स इंस्क्रिप्शंस पे मिले हैं। देखिए अभी चैप्टर कंप्लीट होता है, और ऐसी चैप्टर्स की समरी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।